Now this is the angle of repose. What is the angle of repose? Angle of repose generally we will find on the inclined plane. So suppose this is the horizontal surface and this is the inclined plane. Okay, so suppose this is the horizontal surface, and when you will give the inclination to this surface, it will become like this. So it will make some angle with the horizontal direction. That angle is known as phi. So angle between the direction of the horizontal direction and the inclined plane is known as the angle of repose, but this angle exists at a certain condition. What is the certain condition? Suppose if you will keep that block of wood or any other material on this inclined plane, what will happen? When you will give some inclination to this inclined plane, मान लीजिए कि ये जो एंगल हम बना रहे हैं यहाँ से, हम इसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो ग्रेजुअली एट अ सर्टेन एंगल इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जब आपने बहुत कम इंक्लिनेशन दिया इसको, यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन था, तो ये ब्लॉक जो है वो मूव नहीं करता है इस इंक्लाइंड प्लेन पर। आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थोड़ा सा बढ़ाया and the block is also not moving. Okay, though you are not applying any external force on a block, again you have increased the angle of this inclination, you will find there is no movement on the block on this of the block on the inclined plane. But at a certain angle with the direction of horizontal, block just begins to slide on this inclined plane. So what is angle of repose? Angle of repose is the angle made between the horizontal direction and the inclined plane at which the body kept on the inclined plane just begins to slide. तो जिस एंगल पे ये बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट करेगी वो एंगल हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज। अंडरस्टूड? नाउ सी, अगर ये बॉडी ऐसे रखी है, ठीक है, अगर ये सरफेस ऐसा है और बॉडी यहाँ पे रखी है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन आपने इस सरफेस को ऐसे कर दिया, तो अब बॉडी की पोजीशन कैसी हो गई? बॉडी की पोजीशन ये हो गई, ठीक। तो अब आपने जब इसको इंक्लिनेशन दे दिया, तो रिएक्शन तो हमेशा नॉर्मल ही एक्ट करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस सरफेस पे ये हो जाएगी, ये नहीं रहेगी। दिस विल नॉट बी डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज नाउ द सर्फेस हैज़ अ सम इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल। तो अब इस सरफेस का नॉर्मल डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से होगा, उस प्लेन का नॉर्मल होगा, ठीक है, ना कि ये डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन इस वाली सरफेस के लिए आएगी। दिस इज़ द नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस एंड दिस इज़ द नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस। ओके, नाउ सी, दिस इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी and from here the weight of the body is acting vertically downward. weight body का हमेशा ही vertical downward direction में लगता है, क्योंकि g की डायरेक्शन हमेशा downward होती है। so this is the direction of mg, weight of the body. clear? now this is not the vertical direction of this inclined plane. इसकी तो जो normal direction है यानी vertical direction है वो तो ये है। तो इसका मतलब जो weight है वो इस inclined plane की vertical direction से कुछ एंगल बना रहा है, और ये एंगल ऑफ रिपोज और ये एंगल दोनों क्या होंगे? सेम होंगे मैथमेटिकली। सो दिस एंगल इज़ फाई, तो दिस एंगल इज़ ऑल्सो यू विल फाइंड दैट विल बी इक्वल टू फाई। तो अब आपने देखा कि इस इंक्लाइंड प्लेन का ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो ये जो वेट है वो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन से कुछ एंगल बना रहा है। इसका मतलब कि इस वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। दो कंपोनेंट क्यों होंगे? क्योंकि वेट हमारा बैलेंस भी है, ब्लॉक हमारा बैलेंस भी है, तो इसका मतलब कोई फोर्स ऐसा लग रहा है इसके ऊपर जो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। और दूसरा, जब ये बिगिन करता है स्लाइड करना, तो कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जो कि इसको स्लाइड करा रहा है, जबकि हमने कोई इस पर अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वेट है mg, ठीक है, तो ये जो वेट है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। पहला, ध्यान दीजिए, ये डायरेक्शन वर्टिकल है, इसने इससे एंगल बनाया, तो जिस डायरेक्शन से एंगल बनाता है वो वाली डायरेक्शन का कंपोनेंट हमेशा कॉस की फॉर्म में होता है। सो दिस विल बी द कंपोनेंट ऑफ mg along this direction, mg cos phi, because this angle is made with this direction, so this is why
This is mg cos phi. Now this is the vertical component of the weight on the inclined plane. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो इंक्लाइन प्लेन की ये हो गई ना, क्योंकि प्लेन तो ऐसे हो गया, तो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन ये हुई, हॉरिजॉन्टल ये हुई. तो इस वेट mg का एक कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एंड दैट इज mg साइन फाई. अगर ये कॉस है तो ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला साइन होगा. क्लियर. नाउ सी, mg cos phi is the force acting by the body on this surface, which is action. Okay, तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो अगर ये mg cos phi इस सरफेस पे बॉडी का वेट का कंपोनेंट है जो एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो सरफेस ऑल्सो अप्लाई द रिएक्शन फोर्स ऑन अ बॉडी अलॉन्ग द नॉर्मल डायरेक्शन, और इस सरफेस का नॉर्मल डायरेक्शन ये रहा. तो यानी mg cos phi और r दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, सेम हो गया. एंड बॉडी इज़ बैलेंस्ड, ना बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है. इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या हो गए, इक्वल हो गए. ओके. और mg sin phi इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. तो जैसे ही mg sin phi इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, बॉडी यहाँ मूव करना शुरू करेगी, वैसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एंड दैट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्योंकि आपको मालूम है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जिस पे बॉडी बिगिन करती है स्लाइड करना. सो एट दिस वैल्यू ऑफ द फोर्स body just begins to slide, and this condition happens when the limiting friction is just equal to the mg sin phi. So mg has two component, mg cos phi which is equal to r, mg sin phi which is moving along the inclined plane, and fs max limiting friction, and this limiting friction balances this mg sin phi. मतलब ये इसको बैलेंस करेगा. ठीक है. when the body just begins to slide, this force will be equal to this force, and mg cos phi balances the reaction. So now mg sin phi directed in the limiting friction, this is the limiting friction, balances mg sin phi, and limiting friction act in the upward direction. inclined plane की upward direction में act कर रहा है और ये इधर act कर रहा है. Now so fs max, the force of friction at which the body just begins to slide under the effect of this force, ये दोनों इक्वल होंगे. ठीक है. तो fs max इज इक्वल टू mg sin phi, और mg cos phi और r दोनों इक्वल है. सो r इज इक्वल टू mg cos phi. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2. fs max डिवाइडेड बाय r, mg sin phi अपॉन mg cos phi. mg cancelled out. You will be getting fs max upon r, and this will be tan phi. Sin phi upon cos phi, tan phi. Now see, this is the value of what, coefficient of limiting friction, mu s is equal to tan phi. अब ये कंडीशन हमें मिली एंगल ऑफ रिपोज की. आपको पता है अभी हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन की कंडीशन निकाली थी, tan थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इज इक्वल टू म्यू एस आया था, और tan phi भी इक्वल टू म्यू एस आया था. इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज बोथ विल बी इक्वल, बिकॉज एंगल ऑफ फ्रिक्शन is the angle between the normal reaction and the limiting friction on the horizontal surface. At this angle the body just begins to slide, and this is the angle on the inclined plane at which the body just begins to slide. So both the angles will be equal to each other.